हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। लिसन एंड लर्न में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या लिखूं, जिसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। बच्चों, ये एक निबंध है। तो बच्चों, लेखक ने इस निबंध में हमें ये नहीं बताया है कि क्या लिखना है, बल्कि ये समझाया है कि कैसे लिखना है। ठीक है, उन्होंने निबंध लिखने की पूरी प्रक्रिया को हमारे सामने रखा है। इसके लिए उन्होंने दो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। पहला है दूर के ढोल सुहावने, जो कि एक मुहावरा है, और दूसरा है समाज सुधार, जो कि एक बहुत गंभीर विषय है। तो इन दोनों टॉपिक को लेकर के उन्होंने हमें ये दिखाया है कि लिखने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं। और इस निबंध की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? इसकी आत्मीय शैली। मतलब पढ़ते समय आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लेखक हमारे सामने बैठे हैं और हमसे बातें कर रहे हैं। और इसी कारण ये निबंध जो है वो बहुत प्रभावशाली और दिलचस्प बना है। तो चलो फिर पढ़ना शुरू करते हैं। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है। उमंग मतलब जोश या फिर उत्साह। हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है। स्फूर्ति मतलब होता है ताजगी या फिर सक्रियता। मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है। मस्तिष्क मतलब दिमाग, और आवेग का मतलब होता है जोश या फिर इमोशन। कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक हमको समझा रहे हैं कि एक अच्छा लेख लिखने के लिए सबसे जरूरी चीज़ विषय यानी टॉपिक नहीं है, बल्कि लेखक के जो मन की स्थिति होती है वो है। उन्होंने कहा कि जब इंसान के मन में उत्साह और विचारों का सैलाब, देखो आवेग शब्द यूज़ किया ना उन्होंने, तो विचारों का जब सैलाब आता है, मतलब हमारे मन में जब विचार उत्पन्न होते हैं, तब वो लिखने के लिए मजबूर हमें कर ही देते हैं। और उस वक्त शब्द जो है वो अपने आप बाहर निकलने लगते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। बच्चों, मनोभाव का मतलब होता है जो हमारे मन के विचार या फिर भावनाएं हैं। ठीक है, और उपयुक्त मतलब सही होना। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। बच्चों, यथार्थ का मतलब होता है असली या फिर वास्तविक। देखो, अब यहाँ पर लेखक ने हमें एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि जैसे हैट, देखो हैट मतलब टोपी है ना, उसको टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम आ सकती है। खूंटी सबको पता है ना, यूँ समझो कि कोई कील या फिर जहाँ पर को आप कपड़े टांगते हो, हैंगर का निकला हुआ हिस्सा होता है ना, तो वो खूंटी कहलाती है। तो जैसे हैट को टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम आ सकती है, वैसे ही हमारे मन के भावों को, हमारे मन के जो विचार हैं, मनोभाव शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसको व्यक्त करने के लिए यानी प्रकट करने के लिए कोई भी विषय काम आ सकता है। कोई भी विषय उपयुक्त है, मतलब कोई भी विषय काम आ सकता है। देखो, यहाँ पर हैट जो है वो हमारे विचार हैं, और खूंटी वो विषय है जिस पर हम लिख रहे हैं। तो उनका मानना है कि खूंटी यानी कि जो विषय है या जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण वो है जिसे उस पर टांगा जा रहा है, यानी हमारे विचार और भावनाएं। देखो, लेखक के अनुसार अगर हमारे मन में सच्चे भाव और उमंग है, तो हम किसी भी साधारण विषय पर एक बेहतरीन लेख लिख सकते हैं। असली चीज़ है हमारे मन के भाव, विषय तो सिर्फ एक सहारा है। ठीक है, गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता, बच्चों यथार्थता मतलब होता है सच्चाई या फिर वास्तविकता, मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया है जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। उत्थित का मतलब होता है जागना, उठना या फिर पैदा होना। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ।
तो बच्चों, लेखक अपनी वास्तविक स्थिति की तुलना गार्डिनर साहब के सिद्धांतों से कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें गार्डिनर साहब की बात गलत नहीं लगती, वो उसे मानते हैं, लेकिन समस्या यह है कि वैसी मानसिक स्थिति का अनुभव उनको कभी हुआ ही नहीं है जहां विचार खुद ब खुद मन में आ जाए। भाई, उनको तो ऐसा कभी महसूस हुआ ही नहीं, उनके ऐसे कोई भी विचार उनके मन में खुद ब खुद कभी नहीं आए। उन्हें लिखने के लिए बहुत सोचना पड़ता है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर के वो एक निबंध लिख पाते हैं। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। विशेष परिश्रम मतलब कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना है। बच्चों, आदर्श मतलब बहुत अच्छा या श्रेष्ठ। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों का आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। बच्चों, आग्रह का मतलब होता है प्रार्थना या फिर जिद, ठीक है। तो लेखक के सामने आज एक कड़ी मुश्किल है। उन्हें कोई साधारण या फिर कोई नॉर्मल सा निबंध नहीं लिखना है, बल्कि नमिता और अमिता शायद उनकी वो दो छात्राएं होंगी, उनके लिए उन्होंने आदर्श निबंध लिखना है, मतलब एक बहुत ही श्रेष्ठ या फिर बहुत अच्छा सबसे अच्छा निबंध लिखना है, ठीक है। तो आज उनको दो अलग अलग विषयों पर निबंध लिखना है। पहला है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है दूर की चीज़ें अच्छी लगना। और दूसरा है समाज सुधार, जो एक गंभीर और सामाजिक विषय है। तो भाई, लेखक को ये निबंध इसलिए लिखने हैं ताकि उन दोनों बच्चियों को, उन दोनों छात्राओं को निबंध लिखने की कला या उसका रहस्य समझा सकें कि भाई परीक्षा में यानी एग्ज़ाम में एक बेहतरीन निबंध कैसे लिखा जाता है। बच्चों, निबंध रचना का अर्थ होता है किसी टॉपिक पर अपने विचारों को या भावों को एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से और सुंदर क्रम से लिखना। मतलब एक बहुत अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है, ये बात भी लेखक को उन दोनों छात्राओं को आज समझानी थी, ठीक है। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके? इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिख दूं? बच्चों, यहाँ पर लेखक अपनी उस उलझन को बता रहे हैं जो अक्सर छात्रों को भी परीक्षा के दौरान होती है कि भाई कम शब्दों में गंभीर विषयों को समेटना। तो अनादिकाल का मतलब होता है बहुत पहले समय से, बहुत प्राचीन समय से, और विज्ञों का मतलब होता है विद्वान या फिर जो जानकार लोग होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि भाई दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये बात सच है, लेकिन क्या ये इतनी बड़ी बात है कि इस पर 5 पेज का निबंध लिखा जा सके? उनके लिए इतने कम शब्दों के विचार को खींचकर लंबा करना बहुत मुश्किल लग रहा है। और दूसरी तरफ समाज सुधार, ये एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से, मतलब बहुत पुराने समय से बहस चली आ रही है और इस संबंध में बड़े बड़े विज्ञों यानी विद्वानों में भी विरोध रहे हैं। मतलब वो भी एक राय नहीं रख पाए, उनमें भी आपस में मतभेद रहते थे। तो लेखक परेशान है कि इतने विशाल यानी इतने बड़े और विवादित विषय को वो सिर्फ 5 पन्नों में कैसे समेट दें। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र, मतलब जो निबंध लिखने के नियम और सिद्धांतों को लिखाने वाला शास्त्र है, ठीक है, के आचार्यों की सम्मति जान लूं। बच्चों, सम्मति का मतलब होता है राय या फिर सुझाव। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी
बच्चों, आचार्य मतलब जो गुरु होते हैं या फिर विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। तो लेखक यहाँ पर हमें ये समझा रहे हैं कि अपनी इस मुश्किल को हल करने के लिए उन्होंने ये तय किया कि वो खुद अपनी मर्जी से लिखने के बजाय पहले जो विशेषज्ञ हैं, जो निबंध शास्त्र है उसके विशेषज्ञ हैं, वो उनकी राय जानेंगे। और साथ में वो ये भी समझना चाहते हैं कि असल में एक आदर्श निबंध की परिभाषा क्या है और उसे लिखने का सही तरीका है क्या। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। अपेक्षा मतलब तुलना में। उन्होंने कहा कि भाई एक विद्वान ने ये बोला है कि छोटा निबंध लिखो, बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? तो बच्चों, लेखक की दुविधा, उनकी मुश्किल और बढ़ गई है, क्योंकि समय कम है और रिसोर्सेज बहुत कम है। लेखक एक विद्वान की बात का जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई एक विद्वान ने एक कथन दिया है या एक बात करी है कि निबंध छोटा होना चाहिए, क्योंकि छोटे निबंध में सुंदरता और कसावट बनी रहती है, मतलब मीनिंगफुल होती है। क्योंकि अगर निबंध लंबा है तो उसमें वो सुंदरता नहीं रह पाती है। तो लेखक कह रहे हैं कि भाई ये तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे कम लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी भी मुश्किल वही है कि भाई लिखूं कैसे। निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के दो प्रधान अंग हैं। प्रधान अंग का मतलब होता है मुख्य हिस्से या मेन पार्ट है। और वो क्या है? देखो, सामग्री और शैली। बच्चों, सामग्री का मतलब है जो जानकारी है या फिर डेटा जिसे कह सकते हैं, और शैली का मतलब होता है जो लिखने का तरीका या फिर ढंग होता है। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। बच्चों, विचार समूह का मतलब होता है एक ही विषय से जुड़ी हुई अलग अलग बातें या फिर आइडियाज। और संचित करना का मतलब होता है इकट्ठा करना या फिर जमा करना। देखो, किसी विषय पर लिखने या फिर बोलने से पहले उससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियों को और विचारों को एक जगह पर इकट्ठा करना, ठीक है। तो लेखक वही कह रहे हैं कि मुझे ये सब कुछ एक जगह पर इकट्ठा करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। बच्चों, मनन का मतलब होता है गहराई से सोचना या फिर विचार करना। तो लेखक कह रहे हैं कि भाई इसके लिए मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय पर अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। देखो बच्चों, लेखक सबसे पहले तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिस विषय को हमने पढ़ा हो उस पर विचार आसानी से आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई दूर के ढोल सुहावने इस तरह के टॉपिक पर भी उनको कभी निबंध लिखना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने इसकी कभी कोई रिसर्च करी ही नहीं, उनको कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर, मतलब लाइब्रेरी में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। बच्चों, अनुसंधान मतलब खोज या फिर रिसर्च। पर अब समय नहीं है। मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटों में 2 निबंध तैयार कर देने होंगे। यहाँ ना तो विश्वकोश है, विश्वकोश मतलब जिसमें हर विषय की जानकारी हो, जिसको आप एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हो, और ना कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। तो उन्हें अगले 2 घंटे में ही अपनी याददाश्त और पुराने ज्ञान के भरोसे 2 बेहतरीन निबंध लिखकर तैयार करने हैं। विज्ञों का कथन है, विज्ञों मतलब जो विद्वान लोग हैं, ठीक है, उनका कथन है, उनका कहना है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। बच्चों, रूपरेखा का मतलब होता है आउटलाइन या फिर ब्लूप्रिंट एक तरीके से, ठीक है। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है।
निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने से पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए? क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? वो कह रहे हैं कि भाई विद्वान कहते हैं कि लिखने से पहले ही आप एक आउटलाइन बना लो कि आप इस तरह से निबंध लिखोगे। लेकिन लेखक का मानना है कि जब निबंध पूरा लिख चुके हैं उसके बाद उसकी समरी लिखना तो आसान है, लेकिन लिखने से पहले ही उसका सार तैयार कर लेना बहुत कठिन काम है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि आप उसमें क्या लिखने वाले हो, उसको आप कुछ ही शब्दों में कैसे लिख सकते हो। लेकिन हाँ, आपने भले ही कितना लंबा लेख या फिर निबंध क्यों नहीं लिखा हो, उसको आप शॉर्ट में एक समरी के रूप में या फिर रूपरेखा के रूप में लिख सकते हो। एजी गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने जो महान लेखक एजी गार्डिनर हैं उनका उदाहरण देते हुए कहा है कि उनको भी लिखने में उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी लेख का टाइटल देने में। देखो, उन्होंने कहा ना, शीर्षक देने में उनको दिक्कत होती है। शीर्षक मतलब टाइटल या फिर नाम, वो रखने में उनको दिक्कत होती है। वो भी अपने लेख लिखने के बाद शीर्षक चुनने की जिम्मेदारी अपने दोस्त को दे देते हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई ना हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। नाटकों के नामकरण मतलब वही टाइटल देना, उस नाटक को टाइटल देना। तभी तो घबरा कर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार ना होगी। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक जो है वो महान नाटककार शेक्सपियर का उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको भी अपने नाटकों का नाम रखने में इतनी ज़्यादा घबराहट होती थी कि उन्होंने अपना एक नाटक लिखा और वो समझ नहीं पा रहे थे कि भाई इसको क्या टाइटल दूँ। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा ना, उसका टाइटल रख दिया जैसा तुम चाहो, यानी एज यू लाइक इट। ये नाम उन्होंने उस नाटक का रख दिया। तो लेखक कह रहे हैं कि जब इतने बड़े महान लेखकों और विद्वानों को रूपरेखा में और टाइटल रखने में इतनी दिक्कत आती थी, इतनी समस्या होती थी, तो भाई मैं तो एक छोटा सा लेखक हूँ। तो उन्होंने भी अंत में हार मान ली और उन्होंने कहा कि मुझसे तो भाई ये रूपरेखा तैयार नहीं होने वाली, मैं सीधे लिखना शुरू करूँगा। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। भाई शैली मतलब लिखने का तरीका। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह मतलब एक फ्लो होना चाहिए, एक लय होनी चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबद्ध मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हों। वाक्य छोटे होने चाहिए और एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ। तो बच्चों, लेखक जो है वो विद्वानों के जो नियम है और लेखक का जो लिखने का तरीका है, जो उनकी आदत है, अब उसके बीच में वो फंस गए हैं। वो दो अलग अलग रास्तों के बीच में उलझ गए हैं। देखो, वो कह रहे हैं कि विद्वान कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि आचार्य महोदय का कथन है, मतलब विद्वान ये कहते हैं कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए और वाक्य छोटे छोटे हों और जो कि आपस में जुड़े हुए हों। अब लेखक कह रहे हैं कि भाई छोटे वाक्य तो मैं लिख सकता हूँ, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं हूँ मास्टर, मतलब मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हों। देखो बच्चों, अब लेखक कह रहे हैं, मतलब मजाक करते हुए कह रहे हैं कि क्योंकि मैं एक मास्टर हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं अपनी विद्वता मतलब अपना जो इंटेलिजेंस है उसको दिखाने के लिए मुझे बड़े बड़े वाक्य लिखने पड़ेंगे।
देखो, प्रदर्शन करना मतलब दिखावा करना कि भाई मैं एक होशियार, मैं एक टीचर हूँ, इस चीज़ का मुझे अगर शो ऑफ करना है, मुझे दिखावा करना है और अपना गौरव स्थापित करने के लिए, मतलब अपना मान सम्मान या फिर अपनी धाक जमाने के लिए ये आवश्यक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ मतलब आधे पेज तक तो समाप्त हो। बाणभट्ट ने कादंबरी में ऐसे ही वाक्य लिखे थे। बच्चों, कादंबरी एक ग्रंथ का नाम है और बाणभट्ट उसके लेखक हैं। तो लेखक ने बाणभट्ट का जो ग्रंथ है कादंबरी, उसका उदाहरण दिया है क्योंकि उसमें भी बहुत लंबे लंबे वाक्य लिखे गए हैं। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गांभीर्य ला देती है। बच्चों, इतने भारी भारी शब्द हैं। देखो, अस्पष्टता का मतलब होता है जो साफ ना हो, मतलब जो आसानी से समझ में ना आए। दुर्बोधता का मतलब होता है जिसे समझना कठिन हो, जो डिफिकल्ट हो काफ़ी। और गांभीर्य का मतलब होता है गंभीरता। अब वो कह रहे हैं कि वाक्य सरल भाषा में क्यों हो, वो कठिन होने चाहिए, वो आसानी से समझ में ना आए और वो बहुत डिफिकल्ट होने चाहिए। इसीलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं। गुत्थियां का मतलब है उलझने या फिर कठिन सवाल, जो अज्ञों से, अज्ञ मतलब जो मूर्ख होते हैं या फिर जो कम जानकार होते हैं, से ना सुलझ सकें। और सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है। दुर्बोध मतलब बताया था ना, जिसे समझना कठिन हो। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंध के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए? तो बच्चों, अब लेखक कहते हैं कि अगर बात आसानी से समझ आ जाए तो लोग उसे हल्का समझते हैं। इसलिए कुछ लेखक जानबूझकर अपनी भाषा को अधिक कठिन, अधिक जो समझ में ना आए इस तरह की बना देते हैं ताकि वो गंभीर लगे कि भाई वाह क्या लिखा है, इस तरह का। इसके लिए वो कवि श्री हर्ष और सेनापति, देखो सेनापति भी एक कवि का या फिर लेखक का ही नाम है, ठीक है, उनका उदाहरण देते हैं कि उन्होंने अपनी रचनाओं को जानबूझकर इतना कठिन बनाया था। और लेखक आगे कह रहे हैं कि निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें मुहावरे, लोकोक्तियां और अलंकार का होना भी तो जरूरी बताया गया है। तो भाई अब क्या किया जाए? अब लेखक परेशान है कि वो सरल भाषा में छोटे वाक्य लिखें जैसा कि नियम है, या फिर अपनी विद्वता दिखाने के लिए कठिन और अलंकारिक भाषा का प्रयोग करें जैसा कि बड़े बड़े विद्वान किया करते हैं। अंग्रेजी के निबंधकारों ने, मतलब जो लेखक अंग्रेजी में निबंध लिखते हैं, उन्होंने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। बच्चों, पद्धति का मतलब होता है तरीका या मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि भाई भारतीय या फिर जो पारंपरिक शास्त्रीय नियम है उससे अलग, उससे बिल्कुल अलग एक नई और उदार शैली भी है। यहाँ पर वो उसकी बात कर रहे हैं। उसके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध ना हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। तो बच्चों, कसौटी में खरा ना उतरना, इसका मतलब होता है कि किसी की उम्मीद के मुताबिक साबित ना होना, कि भाई आपसे बहुत उम्मीदें थी लेकिन आप उसके हिसाब से काम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जिस दूसरी शैली की वो बात कर रहे हैं वो हमारे जो आचार्य हैं, गुरु हैं, भले ही उनके कसौटी पर वो खरे नहीं उतरते, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। मतलब जो अंग्रेजी साहित्य है ना, उसमें उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, उस तरीके को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उस पद्धति के जन्मदाता मांटेन समझे जाते हैं और ये जो शैली है ना, वो मांटेन की देन है। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। तो बच्चों, लिपिबद्ध का मतलब होता है लिखना। तो उन्होंने, मांटेन ने जो कुछ खुद देखा, सुना या फिर फील किया, उसी को उन्होंने अपने निबंध में लिखा।
मतलब खुद के अनुभव के अनुसार लिखा। तो यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि अंग्रेजी निबंधों में एक अलग तरीका अपनाया जाता है और उसके जन्मदाता कौन है, वो मॉन्टेन माने जाते हैं। उन्होंने किसी नियम को मानने के बजाय वही लिखा जो उन्होंने खुद देखा, सुना और खुद महसूस किया। ठीक है, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। बच्चों, स्वच्छंद का मतलब होता है आजाद या फिर स्वतंत्र। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है। अब भाई, उदात्त कल्पना क्या है? देखो, उदात्त का मतलब होता है ऊंची या फिर महान। तो यहाँ पर उनका मतलब है कि बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं जो सच है ही नहीं, उसको भी कवि इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि वो सच में हो। न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। बच्चों, आख्यायिका लेखक वो होते हैं जो छोटी कहानियां या फिर वृत्तांत वगैरह लिखते हैं, मतलब शॉर्ट स्टोरीज या फिर नैरेटिव लिखते हैं। और उनकी सूक्ष्म दृष्टि मतलब बारीकी से देखने की जो उनकी योग्यता होती है। और विज्ञों का मतलब होता है विद्वान जो होते हैं, उनकी गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना, मतलब किसी चीज़ को विस्तार से जांच पड़ताल करना या फिर उसके बारे में चर्चा करना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास होता है। देखो बच्चों, अनुभूति का मतलब होता है एहसास या फिर संवेदना, जो हमारे आंतरिक अनुभव होते हैं। और अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करना, सच्चे भाव जो आप अपने मन में, अपने हृदय के अंदर फील करते हो। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इस तरह के जो निबंध हैं, उसकी सबसे बड़ी खूबी ही ये होती है कि वो स्वच्छंद होते हैं, वो स्वच्छंद रचनाएं हैं, मतलब वो बंधनों से मुक्त है, वहाँ पर कोई नियम नहीं है। ठीक है, उनमें न तो कवियों जैसी बहुत ऊंची कल्पनाएं होती हैं और ना ही विद्वानों जैसी कोई बहुत गंभीर दलीलें या फिर तर्क होते हैं, और ना ही बहुत ज़्यादा बारीकी से उस चीज़ को वहाँ पर पिरोया हुआ होता है। इसमें बस केवल लेखक की जो सच्ची भावनाएं हैं, जो उसकी सच्ची अनुभूति है, सच्चे भाव हैं, और जो उसका उल्लास है, उल्लास मतलब खुशी या फिर आनंद। देखो, उस लेख को लिखने में जो भी वो महसूस कर रहा है, बहुत खुश होकर के लिख रहा है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, मगर किसी भी तरह के कोई नियम वगैरह और कोई व्याकरण इस तरह का कुछ नहीं होता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तो जिस शैली की बात यहाँ पर लेखक कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस तरह के जो निबंध हैं, वो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जब न ज्ञान की गरिमा रहती है, गरिमा मतलब बड़प्पन, कि भाई मुझे ये दिखाना है कि मेरे पास कितना ज़्यादा ज्ञान है, वो मुझे शो ऑफ करना है, इसमें ऐसा नहीं होता है। ना कल्पना की महिमा होती है, ना ही हमें अपनी कल्पना की लिमिट दिखानी है कि हम कितना ज़्यादा सोच सकते हैं। लीन हो जाना मतलब पूरी तरह से डूब जाना या फिर मग्न हो जाना। तो लेखक कह रहे हैं कि ये निबंध उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जब इंसान अपनी विद्वता या फिर ज्ञान का दिखावा भूल जाता है। वो दुनिया को अपनी आंखों से देखता है और जैसा महसूस करता है ना, वैसा ही लिख देता है। उसमें मैं यानी लेखक जो है वो मुख्य होता है, अपने अनुसार वो लिखता है। ठीक है, तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों ना निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। तो बच्चों, इसके बाद लेखक को ये तरीका ना सबसे अच्छा और आसान लगता है। वो सोचते हैं कि भाई क्यों ना मैं भी इसी अनुभव आधारित जो ये पद्धति या फिर मेथड है, उसी का मैं पालन करूं। लेकिन उनकी चिंता फिर वही है कि भाई मुझे तो 2-2 निबंध लिखने हैं, और वो भी अलग अलग टॉपिक पर। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की।
दूसरी ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथे ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे। उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। बच्चों, प्रतिभावान का मतलब होता है जो बहुत होशियार होता है, जो गुणी होता है। तो अब यहाँ पर लेखक हमको एक कहानी बता रहे हैं जो कि अमीर खुसरो की है। देखो, हुआ क्या था कि एक बार उनको प्यास लगी तो वो एक कुएं के पास पहुँचे। वहाँ पर 4 औरतें पानी भर रही थी। तो इन्होंने जब पानी मांगा होगा तो उनमें से एक ने कहा कि भाई, हम तुमको जानते हैं, तुम तो अमीर खुसरो हो, तो मुझे पहले एक कविता सुनाओ जो कि खीर पर हो। दूसरे ने कहा चरखे पर, और तीसरे ने कहा कि भाई मुझे तो कुत्ते पर सुननी है, और चौथी महिला ने कहा कि भाई मुझे ढोल पर कविता सुननी है। तो जैसा कि अमीर खुसरो बहुत होशियार थे, उन्होंने एक ही पद्य यानी एक ही छोटी सी पोयम बनाई और उसमें चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। मतलब तो उन्होंने 4 अलग अलग कविताएं बनाने के बजाय चुटकुल्ले जैसी, या फिर यूँ समझो कि एक छोटी सी कविता उन्होंने तैयार की, जिसमें चारों शब्दों को उन्होंने पिरो दिया, चारों शब्दों को उन्होंने शामिल कर लिया। उन्होंने कहा, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तो बैठी ढोल बजा। इसका मतलब होता है कि बड़ी मेहनत से खीर पकाई और फिर चरखा चलाने के लिए बैठ गई। इतने में कुत्ता आया और सारी खीर खा गया। अब तुम खाली बैठी ढोल बजाती रहो। मुझमें खुसरो जैसी प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। बच्चों, समावेश का मतलब होता है मिलाना या फिर शामिल करना। तो अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि भाई, माना कि मैं अमीर खुसरो जितना होशियार नहीं हूँ, मैं भी इन दोनों अलग अलग विषयों को मिलाकर एक ही निबंध क्यों ना लिख दूँ। उससे उन्हें 2 अलग निबंध लिखने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और दोनों की मांग भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से वो 2 अलग अलग निबंध लिखने के बजाय उन दोनों विषयों को जोड़कर एक निबंध लिखने का फैसला करते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। बच्चों, कर्कशता का मतलब होता है एक बहुत ही तीखी आवाज जो कानों में चुभने वाली और कठोर होती है। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। बच्चों, मधुरता का संचार का मतलब होता है मिठास भर देना, विवाहोत्सव मतलब किसी की शादी का उत्सव, और चित्र अंकित कर लेना मतलब कि सोचना, अपने मन में किसी चीज को सोचना। तो लेखक कह रहे हैं कि ढोल जब पास बजता है तो उसकी आवाज इतनी तेज होती है, इतनी चुभने वाली होती है कि कान के पर्दे फटने लगते हैं। लेकिन वही आवाज जब दूर किसी शांत नदी के किनारे पर शाम के समय सुनाई देती है तो वो बहुत मीठी लगती है और बहुत सुहावनी लगती है। यहाँ तक कि जो उस आवाज को सुन रहा है वो अपने हृदय में, अपने मन में ये अंदाजा लगा लेता है या फिर ये इमेजिन कर रहा होता है कि शायद कहीं शादी वगैरह हो रही है। कोलाहल से पूर्ण घर में, बच्चों, कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबा। तो शोर शराबे से भरे हुए घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। लज्जाशील मतलब शर्मीली, मतलब शर्म से भरी हुई। देखो, वो ये भी इमेजिन कर लेता है कि उस घर में शादी हो रही होगी, कोई दुल्हन तैयार होकर के बैठी हुई होगी। इस तरह से उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि ढोल की आवाज खुद मीठी नहीं होती, बल्कि उसके साथ जो जुड़ी हुई भावनाएं हैं, क्या क्या हैं? देखो, शादी की खुशी, उल्लास का मतलब होता है खुशी या फिर आनंद, संकोच का मतलब होता है हिचकिचाहट, आशंका मतलब संदेह या फिर डर, मतलब नए जीवन में जो प्रवेश कर रहे हैं उसका डर, और विषाद मतलब दुख, इस घर से जुदा होने का दुख। इन सब भावनाओं से युक्त जो हृदय का कंपन है, देखो मन में तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं,
तो वो सारी भावनाएं ढोल की कर्कश ध्वनि, उसकी जो चुभने वाली आवाज़ है, उसको मधुर बना देते हैं। ठीक है, तो जो भावनाएं हैं वो उस शोर को भी संगीत बना देती हैं। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, कलरव मतलब शोर शराबा, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीपस्थ यानी नज़दीक के लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती। कटु मतलब कड़वी। और दूरस्थ लोगों के लिए, जो लोग बहुत दूर हैं, उनके लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। तो भाई लेखक कह रहे हैं कि ढोल की आवाज़ में जब खुशी और उत्सव का एहसास मिल जाता है तो वो पास वालों को भी बुरी नहीं लगती, और दूर वालों के लिए तो वो अमृत के समान मीठी हो जाती है। देखो, उनके लिए वो अत्यंत मधुर मतलब बहुत ज़्यादा मधुर और बहुत मीठी और बहुत आनंदित वो खुद ब खुद बन जाती है। तो लेखक सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे हमारी जो भावनाएं हैं वो किसी साधारण या फिर शोर वाली चीज़ को भी खास बना देती है। यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि जो तरुण बच्चों, तरुण शब्द जो है वो युवा या फिर जो नौजवान है, यंग जनरेशन है, उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं। जीवन संग्राम मतलब जो जीवन का संघर्ष है या फिर स्ट्रगल है, लड़ाई है, उससे जो दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। बच्चों, मनमोहक का मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला। ठीक है, और अतीत काल का मतलब होता है बीता हुआ समय। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक हमें जीवन के सबसे बड़े सच यानी जो समय का नजरिया है उसको समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि क्यों हर पीढ़ी वर्तमान से दुखी है और उसको सुधारने की बातें करती रहती है। देखो, लेखक ने यहाँ पर जो युवा लोग हैं और जो बुजुर्ग हैं, उनकी जो सोच है उसके बीच के अंतर को बताया है। वो कह रहे हैं कि जैसे दूर के ढोल मीठे लगते हैं, वैसे ही जो लोग जीवन की मुश्किलों से दूर हैं, तो वो कौन है? छात्र और छोटे बच्चे हैं। तो उनको ये जो दुनिया है, संसार का जो चित्र है, ये जो दुनिया है वो बहुत मनमोहक प्रतीत होती है, मतलब बहुत रंगीन लगती है, बहुत सुंदर लगती है और बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जो अपने बाल्यावस्था यानी अपने बचपन से और अपनी जो जवानी है उससे आगे बढ़ चुके हैं, वो अपने अतीत काल की स्मृति यानी अपने पुराने समय की जो उनकी यादें हैं, उन्हें वो ही सुखद लगती हैं। उनको लगता है कि भाई जो समय बीत चुका है वो ही ज़्यादा अच्छा था। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, वो अपनी पुरानी यादों में ही डूबे रहते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, वर्तमान में दोनों को असंतोष होता है। तो जो यंग जनरेशन है उनका तो भाई उन्हें लगता है कि जो भविष्य आने वाला समय है वो ही उज्जवल है। उज्जवल मतलब बेहतर या फिर चमकदार। और वैसे ही जो वृद्ध लोग हैं उनको लगता है कि भाई जो समय बीत चुका वो ज़्यादा अच्छा था, और वर्तमान से दोनों को असंतोष है। असंतोष मतलब नाराजगी है। ठीक है, उन्हें लगता है कि भाई ये समय अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो छात्र हैं उनको लगता है कि आने वाला समय ज़्यादा अच्छा है, और बुजुर्गों को लगता है कि पुराना समय ज़्यादा अच्छा था। तो वर्तमान समय जो है वो हमेशा इन दोनों के बीच पिसता रहता है। युवा इसे बदलना चाहते हैं और बुजुर्ग इसे पुराने जैसा रहने देना चाहते हैं। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं। कहा था ना, वो चाहते हैं कि जो आज का समय है वो भविष्य का जैसा हो जाए, मतलब वो आज का समय बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं, और वृद्ध जो है उनको लगता है कि पुराना समय ज़्यादा अच्छा था, वो आज के समय में भी लागू रहना चाहिए। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुभ रहता है, और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। तो लेखक कह रहे हैं कि क्योंकि कोई भी वर्तमान से खुश नहीं है,
इसलिए हर समय कुछ न कुछ बदलने या सुधार करने की कोशिश चलती रहती है। इसी वजह से जो वर्तमान काल है वो हमेशा सुधारों का काल बना रहता है। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता ना हुई हो। लेखक कह रहे हैं कि भाई इतिहास को उठाकर देख लो, ऐसा समय, काल मतलब समय, ऐसा समय कभी नहीं था जब सुधार की जरूरत ना पड़ी हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं। पर सुधारों का अंत कब हुआ है? भाई हर बार कुछ न कुछ सुधारा जाता है, लेकिन सुधारों का अंत कभी नहीं हुआ है। भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। तो बच्चों, लेखक जो हैं वो सुधार की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि सुधार कभी खत्म होने वाली चीज़ है ही नहीं, बल्कि ये जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो कह रहे हैं कि मानव का जो इतिहास है उसे उठाकर देख लो, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सुधारों की ज़रूरत ना पड़ी हो। बड़े बड़े महापुरुष जैसे बुद्ध, कबीर, गांधी जी वगैरह, इन सब के जो उन्होंने नाम यहाँ पर हमें दिए हैं, इन्होंने समाज को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन इसके बाद भी सुधार का काम खत्म नहीं हुआ है। आज भी हर शहर में और हर गांव में कोई न कोई सुधारक आपको देखने को मिल जाएगा। यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोषों का अंत है न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है। बच्चों, प्रगतिशील का मतलब होता है आगे बढ़ने वाला, जो निरंतर बढ़ता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। देखो, जो चीज़ आज सुधार के रूप में अपनाई जाती है वो समय बीतने पर फिर से दोष या फिर बुराई बन जाती है। फिर उस पुरानी चीज को बदलने के लिए एक नया सुधार किया जाता है। समाज में नई नई समस्याएं पैदा होती रहती हैं और उनके समाधान के लिए नए नए सुधार होते रहते हैं। न बुराइयां कभी खत्म होती हैं और ना ही सुधारने की कोशिशें। और इसी बदलाव और सुधार की जो प्रक्रिया है ना, उसी के कारण जो मानव जाति है वो प्रगतिशील कहलाती है। हम रुकते नहीं, बल्कि हर सुधार के साथ एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। बच्चों, प्रगतिशील साहित्य का मतलब है वो लेखन कार्य जो आधुनिक विचारों और समाज सुधार पर आधारित हो। ठीक है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो बच्चों, अंत में लेखक ने जो समय का चक्र है उसका और साहित्य का जो आपसी संबंध है वो हमें समझाने की कोशिश करी है। वो बता रहे हैं कि कैसे आज का नया कल पुराना हो जाता है। उनका कहना है कि आज जो लेखक प्रगतिशील साहित्य लिख रहे हैं उन्हें लगता है कि वो भविष्य के लिए कुछ महान रच रहे हैं और उन्हें अपने लेखन पर गर्व है। लेकिन भाई, एक कड़वा सच भी साथ में है कि कुछ समय के बाद यही जो नया साहित्य है वो पुराना पड़ जाएगा और केवल एक स्मारक यानी एक यादगार बनकर वो रह जाएगा। ठीक है, और लेखक आगे कह रहे हैं कि जो आज के तरुण हैं यानी जो आज के युवा हैं और वो क्रांतिकारी बदलाव की जो बात कर रहे हैं वो भी एक दिन वृद्ध हो जाएंगे यानी बूढ़े हो जाएंगे और अतीत की बात कर रहे होंगे यानी बीते हुए कल की जो यादें हैं वो भी उसमें खोए रहेंगे और उनके स्थान पर यानी उनकी जगह पर युवाओं का एक और दल आ जाएगा यानी दूसरी टोली आ जाएगी। भाई, जो युवा हैं वो उनकी जगह लेंगे और फिर से नए भविष्य के सपने देखे जाएंगे।
तो बच्चों, अब लेखक पाठ को उसी मुहावरे पर खत्म कर रहे हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। वो कहते हैं कि चाहे बीते हुए कल की यादें हों या आने वाले कल के सपने, दोनों ही सुखद लगते हैं। और इसका कारण क्या है? यही कि जो हमारे पास अभी नहीं है, इस समय वर्तमान में जो चीज़ हमारे पास नहीं है, वही चीज़ हमेशा सुंदर लगती है। ठीक वैसे ही जैसे दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो बच्चों, इस पूरे पाठ के माध्यम से लेखक सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि वर्तमान की कठिनाइयों से भाग कर हम या तो यादों में सुकून ढूंढते हैं या सपनों में, जबकि सच्चाई हमारे सामने वर्तमान में होती है। ठीक है? तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट दूर कर सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।